लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अच्छे रहना ज़रूरी भी है। तो चलिए इसी प्यारी प्यारी बातों के साथ शुरू करते हैं अपनी प्यारी सी कहानी सोल्ड प्राइड ऑफ डेविल माफिया को। एक तरफ वैष्णवी जी जो कि टीटू के साथ इतनी सारी बकवास करने के बाद अब छुपने की जगह ढूंढ रही थी, क्योंकि उसे इतना तो पता था जैसे ही वो अजीब सा शख्स यहाँ पर मौजूद होगा, यहाँ से उसका भागना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि उसे इतना तो पता था अगर वो शख्स यहाँ दोबारा आ गए तो फिर वैष्णवी का बचना तो नामुमकिन है। इसी वजह से वो इधर उधर अपनी नज़रों को घुमाते हुए ढूंढ रही थी कि किस जगह पर जाकर के वो छुप सकती है। पहले तो उसका ध्यान वार्डरोब के पास गया था। वो जैसे वार्डरोब को खोलती, यहाँ पर तो कपड़े ही कपड़े थे। यहाँ छुपना मुश्किल था, जिसकी वजह से वो वार्डरोब बंद करती है और फिर देखती है बाथरूम का दरवाज़ा। न जाने क्यों उसके दिमाग में इतना तो आ ही गया था कि मिस्टर रेड्डी इतने तो बेशरम नहीं है कि उसे बाथरूम से बाहर निकालेंगे, जिसकी वजह से अब वो चुपचाप बाथरूम के अंदर धीरे धीरे अपने कदम को रखती है। लेकिन तभी अचानक उसे दरवाजे पर किसी की आहट महसूस हुई थी। कहीं वो दोबारा से तो नहीं आ गए? अब उसकी यहाँ भागने की रफ्तार थोड़ी तेज बढ़ गई थी और जल्दी से वो बाथरूम के अंदर एक ही झटके में दरवाजे को अंदर से बंद कर देती है। आज वो बाथरूम के अंदर ही रहने वाली है, पूरी रात रहना पड़े चाहे कल का पूरा दिन, लेकिन आज वो बाहर नहीं निकलेगी। पहले तो यहाँ देशमुख साहब आकर के आसपास देखे थे, लेकिन जब वो लड़की उन्हें भी नजर नहीं आती तो उन्हें भी कोई खास लेना देना नहीं था उससे। वैसे भी डिनर तो नीचे बाकी के नौकर लोग सर्व कर ही दिए थे और मिस्टर देशमुख को तो खाने पीने से कोई मतलब ही नहीं होता था। ना वो खाना खाते थे और ना ही वो सोया करते थे। लेकिन अब ये बात वैष्णवी को थोड़ी ना पता थी। उस उस लड़की को तो यही लग रहा था जैसे ये महाशय सो जाएंगे वैसे ही मैं बाहर निकल जाऊंगी और फिर रूम से निकलते ही मैं यहाँ डस्टिंग शुरू कर दूंगी। लेकिन कहाँ पता था कि आज रात उसका बाहर निकलना वाकई बहुत मुश्किल होने वाला है। इस लड़की को शायद अंदाजा भी नहीं था कि आदमी रात भर सोते नहीं हैं और वो फंस चुकी है बुरी तरह से। उसे तो यही लग रहा था कि वो जैसे ही अपने इस खड़ूस से पति को सोता हुआ देखेगी वो तुरंत ही यहाँ से निकल जाएगी बाहर। हाँ, धीरे धीरे दरवाजे के पीछे से झांकती रहूंगी और जैसे ही लगेगा कि ये खर्राटा लेना शुरू कर दिया मैं निकल जाऊंगी यहाँ से। वहीं दूसरी तरफ इशिता जो कि अब प्रॉपरली रेडी हो चुकी थी अपनी मॉम के साथ क्रूज पर निकलने के लिए, लेकिन जाने से पहले मैडम जी को कमांड भी तो देना था। कोई भी मेरी मॉम के आसपास किसी को भटकने नहीं देगा। मेरे इशारों पर ध्यान रखना। हो सकता है मैं वहाँ पर कुछ बोल ना पाऊँ, लेकिन अगर मैं हाथ 2 बार टैप करती हूँ इसका मतलब तुरंत ही हमारे आसपास जो भी आदमी है उसे हमसे दूर कर देना। और एक और बात, तुम लोग की नज़र मुझ पर रहे ना रहे लेकिन मेरी मॉम पर ज़रूर रहना चाहिए। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। गेट दैट? पीछे से इस वक्त कुसुम जी जो कि अपनी बेटी की तरफ देख रही थी और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाते हुए कहती हैं, तुम कितनी फिक्र करती हो मेरी, कभी खुद की भी क्या करो। और इतना क्या, तुम क्या वहां पर किसी के साथ जंग लड़ने जा रही हो? इशिता उनके साथ गाड़ी में बैठते हुए खुद से कहती है, किसी और का पता नहीं लेकिन खुद से बहुत बड़ी जंग है ये मेरी। उनके सामने खुद को हैंडल करना कितना मुश्किल होता है। नहीं, मैं संभाल लूंगी खुद को। काश एडी यहाँ पर आ जाते, लेकिन नहीं, उनके पास कहाँ वक्त होता है। हाँ, लेकिन मैं कुछ कह भी नहीं सकती। वो दोस्त ही तो लगते हैं मेरे, और वो भी दोस्त से ज़्यादा तो बॉस की तरह रहते हैं मेरे साथ। खुद के साथ ऐसी बातें करते करते वो अपने फ़ोन में देख रही थी। इशिता काम भी इतना ज़्यादा इसी वजह से किया करती थी ताकि उसका दिमाग खाली ना बैठे, क्योंकि एक बार उसका दिमाग अगर खाली हो गया तो फिर वही सारी बातें उसके दिमाग में चलना शुरू हो जाती हैं जो कि अंदर से उसे हमेशा खाए जाती थी। फाइनली लगभग आधे घंटे का सफ़र तय करते हुए वो लोग क्रूज पर आ चुके थे। अपनी मॉम की खुशी को सेलिब्रेट करने में इशिता कभी पीछे नहीं हटती थी और आज के दिन भी लगभग 5 घंटे पहले ही सबको इनविटेशन मिला था, लेकिन अब इशिता ने जिसे भी इनवाइट किया था वो यहाँ पर ना पहुँचे। नहीं, इतनी तो हिम्मत नहीं थी किसी में। किसी को इशिता जी के साथ दुश्मनी थोड़ी ना मोल लेनी थी। यहाँ पर जैसे ही वो लोग क्रूज के अंदर एंटर किए थे, आसपास का माहौल वाकई बहुत खूबसूरत था। इतना बड़ा लग्जरी क्रूज जो कि आज किसी रॉयल सेलिब्रेशन से कम नहीं लग रहा था। क्रूज के एंट्रेंस पर वाइट ऑर्चिड्स और सॉफ्ट पिंक रोजेस की लंबी फ्लोरल आग बनाई गई थी, जिससे आसपास काफी गोल्डन फेरी लाइट्स चमक रही थी। वैसे ही गेस्ट अंदर आते हैं उन्हें अंदर एक फ्रेश माहौल का एहसास होता है। उसके साथ ही
ये सॉफ्ट फ्रेग्रेंस और सॉफ्ट म्यूजिक जो कि बहुत ही खूबसूरती से उनका वेलकम कर रहा था। क्रूज का मेन डेक स्पेशली एनिवर्सरी थीम के अकॉर्डिंग डेकोरेट किया गया था। हर तरफ क्रिस्टल शैंडलर्स के गोल्डन रोशनी समुंदर के पानी पर रिफ्लेक्ट होकर के और भी ज़्यादा ड्रीमी एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रही थी। इशिता जी ने एक बात का बहुत ध्यान रखा था डेकोरेशन में। वो कहीं पर भी अपने पेरेंट्स की कपल फोटोग्राफ्स नहीं रखी थी। सिर्फ उसकी माँ की सोलो पोर्ट्रेट्स एलिगेंटली डेकोरेट की गई थी। अपर डेक पर एक ब्यूटीफुल सा ओपन लाउंज एरिया था के आते ही यहाँ पर बहुत सारे फोटोग्राफ्स लोग आकर के क्लिक करना शुरू कर दिए थे। और ये कुसुम जी अब फाइनली अपने खूबसूरत से साड़ी और खूबसूरत से मेकअप के साथ अंदर की तरफ एंट्री ली थी। सारे लोग उनकी तरफ ही मुड़ चुके थे। इतनी बड़ी सेलिब्रेशन हो, इतना अच्छा मसालेदार न्यूज़ मिले और मीडिया के 2-3 लोग यहाँ पर मौजूद ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता था। वैसे तो इशिता ने बस फोटो शूट वालों को बुलाया था, लेकिन उसके साथ ही साथ मीडिया के भी 2-3 आदमी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन खुफिया तरीके से। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी सिर्फ फोटोग्राफर वाली बताई थी। वह इशिता जो कि ऋत्विक के साथ कुछ बात करने के लिए अब मेन लॉन्च एरिया यानी कि सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जाने लगी थी। और जैसे ही वो टॉप फ्लोर पर पहुंची थी, यहाँ पर सॉफ्ट म्यूजिक के साथ कुछ कपल्स जो एंजॉय करते हुए डांस कर रहे थे। ये सब देख करके इशिता को बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसे ये सब क्यों करना पड़ रहा है। लेकिन तभी वो ऋत्विक की तरफ देखते हुए कहती है, मिस्टर अनिरुद्ध देशमुख कब तक आएंगे, कोई अंदाज़ा? ऋत्विक जो अपने फ़ोन में किसी को तो ट्रैक कर रहा था और तभी देखते हुए कहता है, 2 से 3 मिनट का रास्ता और कवर करना उन्हें, उसके बाद आ जाएंगे वो। पर मैम मैं तो कहता हूँ आप ऊपर की तरफ। लेकिन तभी वो ऋत्विक को देखते हुए कहती है, क्यों, तुम्हें क्या लगता है मुझे अपने डैड से डर लगता है? और अगर तुम ऐसा सोच रहे हो ना तो अपने दिमाग से ऐसी बकवास बातें निकाल दो, तुम काम पर ध्यान दो। ये बोल करके वो नीचे तो जा चुकी थी, लेकिन ऋत्विक हमेशा इशिता के साथ रहता था और उसे ये बात अच्छे से पता थी कि जब भी मिस्टर अनिरुद्ध देशमुख का नाम भी इशिता जी के सामने आता है, वो कितना ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। फिर उनके सामने इस तरह से खड़े रहना। लेकिन अभी वो ऋत्विक इशिता को अकेले नहीं छोड़ सकता था, जिसकी वजह से वो भी अब नीचे की तरफ इशिता के पीछे पीछे आने लगा था। सारे लोग एक एक करके आ करके इशिता और इशिता की मॉम कुसुम जी को लगातार विशेष पे विशेष दिए जा रहे थे। कुसुम जी के ठीक सामने यहाँ पर 3 से 4 वेटर मिल करके एक बड़ा सा केक उनके सामने ले आकर रखे थे और पीछे से इशिता जो कि अपनी मम्मा को धीरे से हक करते हुए कहती है, हैप्पी एनिवर्सरी, आई होप कि अब आप खुश हैं। लेकिन कुसुम जी की नज़रें तो इस वक्त क्रूज़ के मेन डोर पर थीं। कब तक आएंगे आखिर उनके हस्बैंड? बिना हस्बैंड के वो अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगी तो खुश कैसे होंगी? लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए वो प्यार से उसके गालों पर हाथ रखते हुए कहती हैं, बहुत खुश हूँ मैं, थैंक यू सो मच। लेकिन तब तक इशिता के कान में बाकी हर साउंड के बियॉन्ड एक साउंड सुनाई दे रहा था, किसी के शूज़ की टक टक। अब उसको वो फ्रेगरेंस महसूस होने लगी थी। अचानक ही इशिता का हाथ एकदम से टाइट हो चुका था और साथ ही वो लगातार अपनी मॉम की चूड़ियों पर अपना हाथ दबाए जा रही थी। वैसे उसका इंटेंशन अपनी मम्मा को हर्ट करना नहीं था, लेकिन अभी उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में कहाँ थी। धीरे से उसकी मॉम उसके कान के पास आते हुए कहती हैं, इशिता हाथ छोड़ो, मेरा बेटा दर्द हो रहा है। और जैसे इशिता ने सुना था, वो तुरंत ही अपनी मम्मा के हाथ से अपना हाथ हटा ली थी और कांपते हुए अपने लड़खड़ाते कदम के साथ यहाँ से दूर हो चुकी थी, क्योंकि अगर वो मेन डोर पर रहती तो इस वक्त उसे वो शख्सियत नजर आ जाती जिसे देखना भी उसे गवारा नहीं था। फाइनली अब मिस्टर अनिरुद्ध जैसे अंदर की तरफ आ रहे थे, बाकी के लोग भी अब आपस में बातें करना शुरू कर दिए थे। कोई उनको आकर के विशेष देता, कोई आकर के उनको हक करता, क्योंकि सबकी नज़र में मिस्टर अनिरुद्ध की इमेज बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल परफेक्ट थी। इशिता जो अपने हाथ को जोर से अपने दूसरे हाथों से दबाते हुए कहती है, इशिता नॉर्मल बिहेव योरसेल्फ, क्या कर रही हो तुम? कम ऑन, नॉर्मल सांस लो। वो एक प्राइवेट केबिन में इस वक्त आकर के बैठी हुई थी और वो बैठी नहीं थी बल्कि अपने आप को संभाल रही थी, क्योंकि खड़ा तो उससे रहा ही नहीं जा रहा था। वो कभी अपने हाथ को अपनी उंगलियों के नाखूनों से हर्ट करती तो कभी अपने गालों को खुद ही अपने हाथों से दबाते हुए अपने आप को समझाने की कोशिश करती कि वो यहाँ पर सबके सामने नहीं घबरा सकती।
इशिता को खुद को समझाना इस वक्त ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो अपनी बॉडी लैंग्वेज को नहीं संभाल पाई तो यहाँ के लोग उसे बहुत ही ध्यान से नोटिस कर रहे थे और उन्हें तो बस एक मौका चाहिए कि वो इशिता के खिलाफ कुछ भी बोल सकें और ये बात अजीब तरीके से पूरी दुनिया में फैल जाएगी कि इशिता को कुछ तो प्रॉब्लम है अपनी डैड से, और ये बात वो किसी को भी बता नहीं सकती थी और ना ही बताने देने वाली थी। वो तुरंत ही सामने रखे ग्लास को मुश्किल से पकड़ी थी, लेकिन वो ग्लास भी बार बार उसके हाथ के मूवमेंट के साथ हिलते जा रहा था, जिससे हल्का फुल्का पानी उसके कपड़ों पर भी गिर जाता है। लेकिन फाइनली वो उसे अपने होठों तक पहुंचा ली थी और जल्दी जल्दी पूरा पानी खत्म करते हुए सांस लेते हुए अपने बालों को ठीक करती है और यहाँ पर लगे मिरर के सामने जाकर खड़े होते हुए कहती है, बिहेव नॉर्मल, नॉर्मल रहना है मुझे, ओके? यू आर यू आर इशिता कुसुम देशमुख, कम ऑन, इतनी कमज़ोर नहीं बन सकती तुम। और यहाँ पर तो सब लोग हैं, मम्मा भी हैं, इतने इतने सारे लोग हैं, कुछ नहीं होगा, आई एम टेलिंग यू, कुछ नहीं होगा, ओके? कम ऑन, चलो चलो बाहर। और ये बोल करके अभी वो जैसे ही अपने केबिन का दरवाज़ा खोली थी बाहर जाने के लिए, तभी शायद बाहर से भी किसी ने दरवाज़ा खोल दिया था और यहाँ एक तरफ इशिता और वहीं दूसरी तरफ कोई और ये शख्स कोई और नहीं बल्कि वही था जिससे बचने के लिए इशिता यहाँ केबिन में इतना देर तक खुद को समझाने में वक्त गुजारती थी। नहीं, 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 ये नहीं हो सकता। हम वो पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी थी। उसके चेहरे पर अभी कोई भाव नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसका दिल जिस रफ्तार से दौड़ रहा था, ब्लड सर्कुलेशन की स्पीड एकदम से फास्ट हो चुकी थी और यहीं वो शख्स यहाँ सामने खड़ा होकर के उसे लगातार देख रहा था। जिस तरह से अनिरुद्ध की आंखें इस वक्त इशिता की आंखों में थीं, वो अपनी नज़रों को झुका नहीं सकती थी क्योंकि फिर इससे वो डरपोक साबित हो जाती। लेकिन अभी वो यहाँ चुपचाप खड़ी भी तो नहीं रह सकती थी। वो बाहर जाने का सोचती तो है, लेकिन इस आदमी के सामने से गुजरना पड़ेगा उसे, ये उसे मंजूर नहीं हो पाता, जिससे वो अपने कदम को पीछे कर ली थी और शायद मिस्टर अनिरुद्ध जी यही चाहते थे। वो तुरंत ही आगे बढ़ते हैं और इस लड़की की तरफ जैसे जैसे वो आगे बढ़े थे, इशिता पीछे जाते जा रही थी और अपना हाथ दिखाते हुए कहती है, वेट, क्या है ये या क्या कर रहे हैं आप? तभी उसके डैड उसके ठीक सामने पहुंचते हुए कहते हैं, बताऊं क्या कर रहा हूँ? ऐसे आज मेरा एनिवर्सरी, अपने पापा को हैप्पी एनिवर्सरी नहीं बोलोगी बेटा? तो अपने डैड को देख करके अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, हैप्पी एनिवर्सरी। और ये बोलकर अभी वो वहाँ से जाना चाह रही थी, लेकिन उसके डैड ऐसा चाहते नहीं थे कि वो यहाँ से जाए और उसे की तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, मेरे बेटे ने मुझे एक बार हक तक नहीं किया और तुम कह रही हो कि मैं उसे जाने दूँ? कहाँ जाना चाहती हो? आज मेरा ही तो एनिवर्सरी है, मेरा ही दिन है। अपनी मम्मा के साथ तो पूरा पूरा दिन गुजारते, अपने डैड की याद नहीं आती तुम्हें? हाँ, मम्मा मम्मा के पास जाना है मुझे। मम्मा, माँ, मम्मा। और ये बोल करके वो अजीब तरीके से अपनी मम्मा को बुला रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ में जो अजीब सा हकलापन और घबराहट थी, वो एकदम से परेशान हो गई थी कि अब वो क्या करे। अब वो नॉर्मल नहीं रह सकती थी। उसके हाथ पांव अब एक्शन दिखाना शुरू कर दिए थे और उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बिगड़ गई थी। हाई हील्स के साथ वो अपने कदम को संभाल तक नहीं पा रही थी। वो अभी लड़खड़ा पाती तब तक मिस्टर अनिरुद्ध ने उसके हाथ को पकड़ लिया था ताकि वो अपनी बेटी को गिरने से बचा सके और उसे ऑलमोस्ट ज़बरदस्ती ले आकर के काउच पर बैठाते हुए कहते हैं, रिलैक्स, क्या हो गया है? इतना क्यों घबरा रही हो अपने पापा से? डर लग रहा है? नहीं, मम्मा, मम्मा चाहिए मुझे, मम मम। लेकिन अभी वो अपने मुंह से कुछ बोल तक नहीं पा रही थी। इस आदमी के सामने उसकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है ये सिर्फ उसको पता था। उसकी सांस एकदम से अटकना शुरू हो गई थी। मम्मा, मम्मा चाहिए। उसे सांस भी नहीं लिया जा रहा था। ऐसी अफनाहट। वो हल्का उसे पीछे होते हुए कहते हैं, अच्छा ठीक है, अब यहीं पर मरने का इरादा है तो फिर थोड़ी देर और बैठ जाता हूँ मैं यहाँ पर। और ये बोल करके वो आराम से इशिता के ठीक सामने रखे टेबल पर बैठे थे। चाहते तो वो थोड़ी दूर की काउच पर भी बैठ सकते थे, लेकिन फिर इशिता को तकलीफ कैसे देते वो। यहाँ इस वक्त कोई तो आता इशिता को बचाने, कोई तो संभाल पाता उसे, लेकिन यहाँ पर इस वक्त कोई नहीं था। हर बार जब इशिता को ज़रूरत पड़ती थी, क्यों वो अकेले पड़ जाती थी?
सारी मुसीबतों को उसे अकेले क्यों झेलना पड़ता था? क्यों नहीं आता था कोई उसे समझाने के लिए कि हाँ, वो है उसके साथ? लेकिन इस तरह से शायद भगवान को भी इशिता पर तरस सी आ गई थी। और तभी अचानक से दोबारा इसी प्राइवेट केबिन का दरवाज़ा खुला था और कोई बहुत ही खुश मिजाज तरीके से अंदर की तरफ अपने कदम को बढ़ाते हुए अपने हाथ में एक गिफ्ट पकड़ा था और उस गिफ्ट के बॉक्स को ऑलमोस्ट अनिरुद्ध की तरफ फेंकते हुए इशिता के ठीक बगल में आकर के बैठता है और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या कर रही हो? बाहर सब वेट कर रहे हैं। एंड बाय द वे, सेम कलर। हाँ, तुम्हें पता था क्या कि मैं भी रॉयल ब्लू कलर का आउटफिट पहनने वाला हूँ? तुम्हें कैसे पता चला? हो, कहीं तुम मुझे स्टॉक तो नहीं करती हो? एकदम से माहौल ही बदल गया था यहाँ का। अभी तक वो कितनी ज़्यादा टेंशन में थी, लेकिन अब उसका दिमाग, उसका दिल कंफ्यूज हो गया था कि अभी वो किस पर फोकस करे। और ये अजीब सा आदमी, उसे ज़रा भी नज़र नहीं आ रहा है कि इशिता की हालत क्या हो रही है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि मिस्टर सूर्यवंशी, यानी कि मिस्टर वेदांत सूर्यवंशी थे, जो कि प्यार से इशिता उन्हें वेदा बुलाया करती थी। और वो इस वक्त वेदांत को अपने आप से किसी भी हालत में दूर नहीं जाने देना चाहती थी। जानबूझ करके वेदांत खड़े जैसे ही हुए थे, वो तुरंत ही वेदांत का हाथ पकड़ते हुए कहती है, बैठो। कहाँ जा रहे हो? ये यहीं पर रहो प्लीज़। वो जिस आवाज़ में ये बात बोली थी, इस वक्त वेदांत की नज़र अनिरुद्ध की तरफ थी और वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से मिस्टर अनिरुद्ध को देख रहे थे। और श्री अंकल, अनिरुद्ध के भी चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल तैर गई थी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अब चलो तब तुम लोग बातें करो, मैं आता हूँ बेटा। और ये बोलते हुए वो इशिता की तरफ ही देखे थे। और जैसे वो यहाँ से जा रहे थे, जाते जाते भी एक बार वो जैसे ही मुड़ करके इशिता की तरफ देखे थे, इशिता तुरंत ही अपने चेहरे को इस वक्त अपने बगल में बैठे इस प्यारे से शख्स की तरफ मोड़ दी थी, जो कि उसे बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। और इसी वजह से शायद उन दोनों के चेहरे के बीच में अजीब सी करीबियाँ बढ़ गई थी। लेकिन ये गलती से हुआ था। जैसे अभी वेदांत उसके चेहरे के और करीब आ पाता है, इशिता तुरंत ही उनके मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, क्या है? और जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम है, अरेंजमेंट्स भी देखनी। और तभी वेदांत उसके हाथ पर धीरे से अपना हाथ रखते हुए कहता है, मैं हूँ यहाँ पर, अकेले नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। ये सुनते ही इशिता को थोड़ा सा अजीब साउंड किया था ये, क्योंकि वो तो नहीं बताई थी कि आखिर उसे अपने डैड से इतनी प्रॉब्लम होती है या फिर उसे किसी की ज़रूरत है यहाँ पर। वो तो हमेशा खुद को बोल्ड ही दिखाती थी पूरी दुनिया के सामने, भले ही अंदर से कितनी भी नाजुक सी बच्ची क्यों ना हो वो। वेदांत ने उसके हाथ को बहुत ही हक से पकड़ रखा था। वो जैसे परमिशन ना मांग रहे हों, बल्कि अपना डिसीजन सुना रहे हों कि वो इशिता के साथ रहेंगे। इस वक्त उसका दिमाग शायद काम करना बंद कर दिया था, लेकिन उसका ध्यान जी के इस एक्शन के लिए इशिता का दिल बार बार इस शख्स को शुक्रिया करना चाह रहा था। उसके चेहरे पर अभी तक जो पसीने, जो घबराहट, जो अजीब सा वो नर्वसनेस था, सब गायब हो गया था। इतनी आसानी से ये शख्स उसे कैसे ठीक कर सकता है? वरना अगर इशिता के कानों तक भी उस आदमी की आवाज़ पहुंच जाए तो वो 2-3 घंटे तक खुद को पूरी तरह से भूल जाया करती थी। उसे इतना डर लगता था उस आदमी से कि वो अभी होश में कैसे है, उसे उसे भी नहीं पता था। क्योंकि जब भी वो शख्स उसके करीब आता, इशिता ऑलमोस्ट हमेशा फेंट ही हो जाया करती थी। कभी उसे चक्कर आ जाता, तो कभी वो बेहोश पड़ जाती, तो कभी एक अजीब सा तूफान चलना शुरू हो जाता। लेकिन इस वक्त सब कुछ इतना नॉर्मल कैसे हो सकता है? हार्ट बीट अब धीरे धीरे नॉर्मल पर पहुंच रही थी। वो अभी भी लगातार पता नहीं क्यों इस आदमी की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे कि पहली बार इस आदमी से मिल रही हो। तभी मिस्टर वेदांत जी अपने हाथों को उसके ठीक आंखों के सामने ले जाते हुए इधर उधर करते कहते हैं, हेलो, आई नो मैं हैंडसम हूँ, मगर मुझे इतना देखोगी तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अभी तुमसे शादी करने का मन कर जाए। उनके इस बात ने एकदम से इशिता के दिमाग को दोबारा से अब रीस्टार्ट कर दिया था और वो अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, क्या कर रहे हो ये? और तुम्हें पार्टी एंजॉय करने के लिए बुलाया, ना कि मेरे साथ रहने के लिए, मैं ठीक हूँ अकेले। ये बोल कर के वो तुरंत ही अब बाहर की तरफ निकल चुकी थी। लेकिन इस केबिन का दरवाज़ा बंद करते करते न जाने क्यों उसे एक और बार मन किया था इस आदमी को देखने का। लेकिन फिर वो एकदम से खुद पर ही गुस्सा करते हुए कहती है, क्यों कर रही हूँ मैं? स्टूपिड हूँ क्या? अगर उस महाशय को पता चला तो पागलों की तरह पीछे ही पड़ जाएगा। वैसे इतना चिपको बना फिरता है। लेकिन ये बोलते बोलते उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी और वो अपने हाथ को धीरे से अपने दूसरे हाथ से रब करी थी, जिस हाथ पर मिस्टर वेदांत ने बड़े हक से अपना हाथ रखा था।
और वो मिस्टर वेदांत जी की बातों को रिपीट करते हुए कहती है, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम परेशान मत होना, मैं हूँ यहाँ पर। ओह, ओह अच्छा, ये हैं यहाँ पर, जैसे कि मुझे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत। लेकिन ये बोलते बोलते वो अपनी मॉम की तरफ देखी थी, जो कि इस वक्त उसी शख्स जिससे अभी तक इशिता इतना घबरा रही थी, इतना डर रही थी और अपनी माँ को आवाज़ लगाने की कोशिश कर रही थी। खुश थी वो अपने पति के साथ। न जाने क्यों, लेकिन इशिता कभी इस बारे में जिक्र तो नहीं करती थी, मगर उसे तकलीफ बहुत होता था। कम से कम उसकी माँ तो उसे समझ जाती। तभी पीछे से कोई अपने कंधे से इशिता के कंधे पर मारते हुए कहता है, क्या बात है, आपको भी मन कर रहा होगा ना कि आपके साथ भी कोई ऐसा शख्स हो जो उसके हाथ में आप अपना हाथ डाल करके प्यारी प्यारी बातें करे, स्माइल करे। जेलस हो रही हो क्या अपनी मॉम से? यह सुनते इशिता गुस्से में पीछे मुड़ते हुए कहती है, और कोई काम नहीं है यहाँ पर? मेरे आसपास ही घूमने के लिए आए हो? वेदांत भी बेशर्मी की तरह अपने चेहरे को हाँ मिलाकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है ऐसे क्रूज पार्टी को हर दिन अवॉइड करने वाला शख्स आखिर आज इतना जल्दी क्रूज पार्टी में कैसे इन्वॉल्व हो गया? ऑब्वियसली तुम्हारी कृपा है। मैं सोचा कि मेरी पार्टनर अकेले अकेले काम कर रही होगी, परेशान हो रही होगी, तो क्यों ना जा कर के उसके साथ थोड़ा उसका हाथ बटाया जाए। फिर अभी कपल डांस भी तो करना होगा और तुम्हारा कपल तो कोई है नहीं, तो फिर तुम्हें मेरे साथ ही डांस करना पड़ेगा, राइट? इसलिए आया हूँ मैं यहाँ पर, ताकि तुम खुद को सिंगल महसूस ना करो। अगर ये बात इशिता के सामने कोई और बोलता, वैसे तो किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर कोई और बोलता तो उसकी ज़ुबान अभी तक उसके हाथ में होती। लेकिन ये शख्स कितनी आसानी से उसके साथ फ्लर्ट कर लेता है, और इशिता को पता नहीं क्यों अंदर से इतना गुस्सा भी नहीं आता। खैर, वो इस बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाली थी, क्योंकि उसे जल्द से जल्द इस पार्टी को ख़त्म करना था। और इसी वजह से वो बाकी के अरेंजमेंट्स को देखते हुए अब आगे के प्रोसेस को शुरू करवा देती है। उसके मॉम डैड केक कट करना शुरू कर दिए थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था यहाँ पर। वहीं दूसरी तरफ बेचारी वैष्णवी आस पास देखते हुए लगातार ये सोची जा रही थी, यहाँ तो कोई बैठने की भी जगह नहीं है, और ये बाथरूम भी मेरे घर जितना बड़ा नहीं है। कंजूस है क्या? थोड़ा बड़ा बनवाते हो, और कम से कम एक तो यहाँ पर बैठने के लिए चेयर वेयर तो रखवा ही देना चाहिए था। स्टूल भी नहीं है कोई ढंग का। बात एकदम के अंदर बैठ जाऊँ क्या? मेरा पैर दर्द हो रहा है। और फिर वो धीरे धीरे दरवाजे को खोल रही थी, और जैसे अभी अपनी नज़रों को बाहर की तरफ घुमाई थी, उसे यहाँ बेड पर कोई नज़र ही नहीं आया था। अब उसे थोड़ी राहत महसूस हुई थी। लगता है ये गए यहाँ से। बाहर निकल जाती हूँ। लेकिन अभी जैसे ही अपने एक पाँव को वो बाहर की तरफ रखने वाली थी, तब तक ही एक आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, मुझे 2 घंटे के अंदर उस आदमी के बारे में सब कुछ जानना है रांश। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी बाहर। और ये बोलकर के वो दरवाज़ा तुरंत ही बंद कर दी थी। लेकिन जैसे ही उसने हड़बड़ा करके दरवाज़ा बंद किया था, यह आवाज़ अब उस अजीब से खड़ूस दानव के भी कान में पहुंच ही गई थी। और एकदम से वो अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, शिट, मेरी साड़ी फंस गई बाहर। अब क्या करूं? खोल कर निकाल लूं या फिर रहने दूं? दूसरी तरफ यहाँ मिस्टर एडी, जो कि अब फ़ोन को रख चुके थे, उन्हें ज़्यादा बात करने की आदत नहीं थी, और जितना वो कमांड करने वाले थे उतना तो उन्होंने कर ही दिया था, जिसकी वजह से अब उनका ध्यान अभी अपने लैपी पर जा पाता। उससे पहले ही वो अपने ठीक बाथरूम की डोर की तरफ देखे थे, जहाँ पर कुछ तो अजीब नजर आया था उन्हें। एक साड़ी का हल्का सा कपड़ा जो अभी उस दरवाजे के अंदर से शायद किसी ने बाहर की तरफ निकाला और दरवाजे को बंद कर दिया, जिससे वो कपड़ा फंस चुका था। और वो आदमी समझ चुके थे कि मिसेस वैष्णवी जी यहीं अंदर छुपी हुई हैं, और अब तो उनकी शामत आने वाली है। वो खुद से ही कहते हैं, दानव पूनम है, दिखाऊं तुम्हें दानव क्या होता है। और ये बोलकर वो आगे बढ़ते हुए दरवाजे को नॉक करते हुए कहते हैं, मुझे पता है तुम अंदर हो, बाहर आओ। लेकिन ये सुनने के बावजूद भी वैष्णवी बाहर थोड़ा ना आती, बल्कि वो तो पीछे जाती जा रही थी। लेकिन उसका साड़ी का ये हल्का सा छोटा सा कपड़ा क्यों फंस गया आखिर? अब उसे ये कपड़ा ही मरवाएगा। वो इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी कि आखिर वो करे तो करे क्या। क्या यहाँ से कहीं कूदने का जगह नहीं बना? अगर बना होता तो वो ज़रूर यहाँ से निकल जाती, लेकिन ये साड़ी फंस गया। वो अपने दांतों तले अपनी उंगलियों के नाखून को चबाए जा रही थी, और बाहर से फिर से हल्का दरवाजे को खटखटाते हुए आवाज़ आती है, तुम्हें लगता है तुम अंदर यहाँ रह करके मुझसे बच जाओगी? कब तक रहोगी अंदर? अब वैष्णवी को कुछ तो बोलना था, क्योंकि इस आदमी की आवाज़ वो और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, जिस तरह से वो उसे डांट रहे थे। वो बार बार
अपने मुंह को बना करके रोने जैसा शक्ल बना ले रही थी, लेकिन फिर वो धीरे से कहती है, मैं मैं नहा रही हूँ। नहाते हुए कैसे बाहर आ जाऊँ? अच्छी बात नहीं होती है ऐसे नहाते हुए बाहर आना। थोड़ी देर बाद आऊँगी। वो बहुत ही मुश्किल से इतना बोल तो दी थी, लेकिन फिर वो जल्दी से अपने मुंह पर ही हाथ रख ली थी। अब क्या करूँ? बाहर तो नहीं जाना है मुझे। मैं क्या करूँ? मैं अंदर भी नहीं रह सकती। तभी बाहर से एक हल्की से स्मोक के साथ आवाज़ आती है। और तुम्हें लगता है कि तुम ये बोल करके बच जाओगी? तुम्हें लगता है कि मैं बाहर से दरवाज़ा ओपन नहीं कर सकता? और ये कोई बात ले रही हो तुम? पानी गिरने की तो आवाज़ नहीं आई मुझे। जल्दी से एक ही झटके में उसने शावर ऑन कर दिया था। बेवकूफ़ थी, अगर टैप ऑन करती तो उसका कपड़ा तो नहीं भीगता। शावर ऑन करने से कम उन्हें ये बिलीव हो गया था। देखिए, अब आवाज़ आ रही है ना? मैं नहा रही हूँ, सही में। नहाते हुए बाहर आ जाऊँ? हाँ। ये बोल कर के वो फिर से अब ऊपर इस गिरते हुए शावर के पानी को देख रही थी, और फिर अपने कपड़े जाते जाते मिस्टर देशमुख की नज़र उस पतले से कपड़े के छोर पर जाती है जो कि अभी भी बाहर था, और वो बार बार लगातार वैष्णवी के खींचातानी का शिकार बन रहा था। वो कपड़ा हिल पा रहा था, जिसकी वजह से मिस्टर देशमुख एकदम से उसे पकड़ लिए थे और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, तुम कपड़े पहनकर तो नहीं नहा रही होगी, है ना? इस बात पर वैष्णवी खुद से कहती है, ये कैसा पर्सनल सवाल कर रहे हैं? मेरी मर्जी, में कुछ भी पहन कर रहा। लेकिन फिर वो देखती है कि उसका साड़ी कोई बाहर से खींच रहा है। जितना उसकी साड़ी का ये पतला सा कपड़ा बाहर की तरफ खींचा जा रहा था, उतना ही वो दरवाजे के करीब आते जा रही थी। लेकिन एक पॉइंट पर आकर के वो कपड़ा भी बाहर नहीं निकल पाता। वो फंस चुका था पूरी तरह से, जिससे अब मिस्टर देशमुख उसे उसी हालत में छोड़ चुके थे। लेकिन वो इतने पे कैसे रुक सकते थे? थोड़ा देर इसी तरह से वैष्णवी अपने कपड़े को अंदर की तरफ खींचना चाह रही थी, लेकिन वो दरवाज़ा भी नहीं खोल सकती थी। अगर वो दरवाज़ा खोलती तो उसे ऐसा लग रहा था कि मिस्टर रेड्डी अंदर आ जाएंगे और फिर उसे बहुत पीटेंगे, क्योंकि दानव जो बोला है, अगर दानव है भी, फिर भी वो दानव तो नहीं कह सकती ना किसी दानव को। लेकिन अभी उसे आगे नहीं पता था क्या होने वाला है। थोड़े देर थोड़ा देर वो इसी तरह से अपने साड़ी की खींचातानी में लगी हुई थी। संभालते संभालते उसे अंदर की तरफ खींच रही थी, मगर बिना दरवाज़ा खोले, क्योंकि अगर गलती से भी दरवाज़ा खुलता तो मिस्टर रेडी आ जाते अंदर की तरफ। उसे ऐसा लग रहा था कि अब ये दरवाज़ा है जो मिस्टर एडी और उसके बीच में एक बाउंड्री बना रखा है, लेकिन ऐसा नहीं था। अगर वो चाहते तो बाहर से बाथरूम का दरवाज़ा खोल सकते थे, लेकिन वैसा करना नहीं चाहते थे। शायद उनका कुछ और ही प्लान था। थोड़ी देर में अभी वैष्णवी के पैरों में से कुछ तो हल्का हल्का गुदगुदी जैसा महसूस हुआ था, जिससे वह हंसते हंसते नीचे की तरफ देखी थी। लेकिन नीचे की तरफ देखने के बाद उसे पता नहीं क्यों अपनी मौत सा कुछ नजर आया था। जोर से बाथरूम के अंदर से चिल्लाना शुरू की थी, लेकिन अब जाकर के एडीजी को सुकून मिल रहा था। दानव बोल रही थी ना, चलो हैंडल करो अब तुम मेरा मॉन्स्टर वर्जन। कॉकरोच, कॉकरोच आ गया अंदर। ये बात वो एडीजी को बताने वाली थी कि कम से कम आकर के कुछ हेल्प करें उसकी, लेकिन वो क्यों कुछ करते? वो आराम से अपने कानों में ब्लूटूथ लगा करके अपना काम शुरू कर चुके थे। एयरपोर्ट्स की आवाज़ इतनी तेज थी कि अब इस वक्त अंदर वैष्णवी जी किस हालत में है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बेचारी को खुद ही अपनी साड़ी को खोलना पड़ जाता है, वरना वो तो यहीं पर फंसी रह जाती है, और ये कॉकरोच उसके पैरों पर इस तरह से इधर उधर, नहीं नहीं, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। वैसे तो कॉकरोच खुद ही उससे इतना दूर भाग रहा था, क्योंकि बेचारा वो कॉकरोच भी डर रहा था। वैष्णवी की आवाज़ इतनी तेज थी और इतनी तेज तेज वो चिल्लाए जा रही थी कि कॉकरोच भी यही सोच रहे थे, कहाँ से अंदर आ गए हम, और ये हमें देखकर इतना क्यों डर रही है? हम तो छोटे से हैं, ये खुद ही इतनी पहाड़ जैसी है। अब साड़ी को एक जगह पर ऑलमोस्ट वो फेंकते हुए फाइनली आकर के शावर के नीचे खड़ी हो गई थी। लेकिन कब तक वो ऐसे खड़ी रहती? क्या पूरी रात? लगभग इसी तरह से 2 घंटे और बीते थे। दरवाज़ा जैसे जैसे अभी वो खोल करके बाहर की तरफ झांक रही थी, अभी भी ये आदमी काम ही कर रहा है। क्या पूरी रात काम करते हैं ये? रात भर सोते नहीं है क्या? और फिर वो धीरे से दरवाजे के छोर से अपनी साड़ी को भी खींचने वाली थी, लेकिन तब तक जानबूझ करके मिस्टर एडी ने उसकी तरफ अपना चेहरा घुमा लिया था, जिससे वो फिर से धड़ाके के साथ दरवाज़ा बंद कर चुकी थी और सांस लेते हुए कहती है, "हाँ, बाल बाल बच्चे, अभी तो देख ही लेते। अब, क्या क्या करूं, क्या करूं?" बेचारी, क्या ही करती वो।
वहीं दूसरी तरफ इस वक्त पार्टी अब ऑलमोस्ट एंड पर आ चुकी थी, लेकिन अभी सब लोग यहाँ से जा पाते तब तक लेकिन तभी मिस्टर अनिरुद्ध एक अनाउंसमेंट करने के लिए अपने ग्लास पर एक स्पून लेकर के हल्का हल्का बजाते हुए कहते हैं, लिसन लिसन लिसन, अटेंशन प्लीज, लेडीज एंड जेंटलमैन। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा 25th एनिवर्सरी जिसमें आप लोग शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। पर अगर अब मेरा 25th एनिवर्सरी हो चुका है तो मेरी प्यारी डॉटर इशिता, कम ऑन बेटा। जैसे ही मिस्टर अनिरुद्ध अपनी तरफ इशिता को बुलाए थे, वो इधर उधर अपनी नज़रों को घुमाना शुरू कर दी थी, जैसे कि उन्हें अवॉइड कर रही हो। लेकिन अब बार बार उनके बुलाने पर सारे लोगों के सामने उसे जाना पड़ता है, नॉर्मल बिहेव करते हुए। लेकिन जैसे ही अभी वो स्टेज पर पहुंच पाती, वो तुरंत ही अपनी मम्मा के बगल में खड़ी हो गई थी, क्योंकि अपने डैड के बगल में वो कैसे खड़ी रह सकती थी। पर खुद ही अनिरुद्ध उसके ठीक बगल में आकर के पहुंचते हुए प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, मेरी बच्ची भी अब 23 की हो चुकी है, जल्दी 24 में एंटर कर जाएगी ये। इसकी भी अब शादी की उम्र हो रही है, और इसीलिए अनाउंस करते हुए मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि बहुत ही जल्द मेरी प्यारी सी बच्ची जो अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगी, मैंने इसके लिए एक बहुत ही परफेक्ट लड़का देख रखा है, और जल्द ही जल्द मेरी बेटी यानी कि मेरी इशिता की शादी होने वाली है। शी इज़ गोइंग टू बी मैरिड वेरी सून। और ये बोलते हुए वो इशिता के चेहरे की तरफ देख रहे थे, जिसका पूरा रंग ही उतर चुका था। ये क्या बोला भी? वो ऐसा अपने मन में सोच रही थी, लेकिन सबके सामने उसके चेहरे पर एक बस हल्की से स्माइल थी। कैसे वो खुद को कंट्रोल कर रही थी, ये सब वही समझ रही थी। वो तुरंत ही स्टेज से अब नीचे उतर चुकी थी। तभी कुछ लोग आकर के उसके ठीक सामने पहुंचते हुए उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे थे। लेकिन किस बात का कॉन्ग्रेचुलेशन? आखिर किस आदमी के साथ उसके इस बाप ने, सो कॉल्ड बाप ने, शादी तय कर दी है, वो भी बिना उससे पूछे? ये तो हद ही हो गई। स्टेज पर खड़े अनिरुद्ध, जो इस वक्त थोड़े दूर पर बैठे लगभग 60 से 61 साल की उम्र के आदमी की तरफ देखते हुए कहते हैं, फादर इन लॉ की वसीयत के हिसाब से देखा जाए तो बेटी तभी इशिता के नाम पर होगी जब वो एक डिसेंट आदमी से शादी करेगी। और मुझे लगता है कि अब इस कंपनी की ओनरशिप को मेरी बच्चे को हैंडल कर ही लेना चाहिए शादी करके। वो एकदम से पीछे की तरफ मुड़ती है। समझ में आ रहा था उसको कि अपने बाप की घटिया ट्रैप। इसका मतलब ये था कि सारी प्रॉपर्टी को अपनी तरफ करने के लिए वो किसी अजीब से आदमी के साथ उसकी शादी कराएंगे, और फिर उसे मरवाने के बाद सारी प्रॉपर्टी के मजबूरन हकदार वही बन जाएंगे। और जिससे भी वो इशिता की शादी करवाना चाह रहे हैं, पक्का वो इंसान कोई ना कोई तो ज़रूर लगता होगा इनका, जिसके साथ इनकी डील फाइनल हुई होगी। वो अपने दिमाग में सब कुछ अब समझ चुकी थी। सारे सारे स्ट्रैटेजीज को समझने के बाद वो तुरंत ही ऋत्विक से कहती है, मॉम को लेकर आओ, मैं और देर तक यहाँ पर नहीं रहना चाहती। 4 घंटे के समंदर के सफ़र को तय करने के बाद उसके दिल में किस तरह की सुनामी उठी थी, सिर्फ उसे पता था। अपनी मॉम के साथ फाइनली वो अपने घर पहुंचती है, लेकिन घर पे जाने के बाद उसको नींद कैसे आ सकती थी? वैसे भी उसकी आंखों में नींद दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता था। हर वक्त न बंद होती थी, और बस उसके माथे पर पसीने, अजीब अजीब सी डरावनी चीज़ें, और स्पेशली उसके बाप का वो खौफनाक चेहरा उसे याद आना शुरू हो जाता था। वो अंधेरापन जो वो आंख बंद करते ही महसूस करती थी, उसे बहुत डर लगता था इन सब चीज़ों से, जिससे वो एकदम से अपनी आंखें खोलती है, और अपने आप को शांत करने के लिए वो कुछ ना कुछ अब अपने काम में लग चुकी थी। वैष्णवी जी पूरी रात आज बाथरूम में गुजारी थी, लेकिन अब सुबह के वक्त उसे भी तो बाहर निकलना ही पड़ता ना। क्या वो ऐसी रहने वाली है? और ऊपर से उसे अब तो ठंड भी लग रही है। साड़ी जो ऑलमोस्ट एक जगह पर पूरी तरह से गिर करके भीग चुका है। वहीं कॉकरोच अंकल भी यहाँ एक कोने पर थे, क्योंकि अगर वो वैष्णवी के आसपास भी पटकते तो इतनी जोर से उन्हें आवाज़ सुनाई देती कि वो खुद ही डर जाते। वैष्णवी को अब खुद में समझ में आ रहा था, थोड़ी देर में तो ये खुद ही आएंगे यहाँ पर। आखिर इन्हें भी तो शावर लेना ही है ना, फिर आकर के खोल देंगे। और ऑफिस के लिए जाना होगा जल्दी जल्दी, तो ज़्यादा मुझे डांट भी नहीं पाएंगे। अच्छा आइडिया ये, ऐसे ही करते हैं, चुपचाप से बैठी रहती हूँ अभी भी। नहीं नहीं, जिम के लिए जैसे जाएंगी दरवाज़ा खोल दूँगी, ये ज़्यादा अच्छा आइडिया है। और ये बोल करके
अब जैसे ही लगभग सुबह के 5:30 बजे थे, उसे लगता है कि ये आदमी अब कहीं तो निकल रहा है बाहर। दरवाज़ा भी बंद हुआ था, लेकिन कहाँ का उसे ये नहीं पता था। अब वो पूरे चौड़ के साथ बाहर निकल चुकी थी। अभी वो हल्के-फुल्के कपड़े में थी, जिसकी वजह से उसे तुरंत ही अपने लिए कपड़ा ढूँढना था और वार्डरोब खोलते ही वो एक साड़ी लेकर के उसे जल्दी-जल्दी अपने ऊपर ड्रेप करना शुरू कर दी थी। तभी पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है, रात कैसे बीती? कॉकरोच के साथ? ये सुनते ही वो तुरंत ही अपने पल्लू को अपने कंधे पर रखती और पीछे मुड़ते हुए हड़बड़ा करके उस आदमी की तरफ देखती है, जो कि यहाँ से बाहर तो गए ही नहीं थे शायद। ये तो सिर्फ उसका वहम था। फलकल का पीछे होते हुए कहती है, वो मैं सो गई थी। नहाते नहाते सो गई थी। नहाते नहाते सो जाती हो तुम। डस्टिंग करने के लिए कहा था तुम्हें। अब आज तुम्हारे लिए काम और ज़्यादा बढ़ चुका है। सुबह के 5:40 हो रहे हैं और तुम्हें डस्टिंग भी करनी है, मॉपिंग भी करनी है और उसके साथ ही मेरा ब्रेकफास्ट भी प्रिपेयर करना है। और अगर तुमने आज ऐसा नहीं किया तो कल तो फर्स्ट डे था। मैंने फिर भी तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन आज आज सबके सामने ऐसी अजीब पनिशमेंट दूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। इतना काम करवाऊंगा कि हाथ में छाले पड़ जाएंगे, लेकिन मुझे तुम पर रहम नहीं आएगी। जाओ जा करके फ्रेश हो और अपने काम में लग जाओ। मुझे 8 बजे तक मेरा ब्रेकफास्ट मेरे टेबल पर चाहिए और जो लिस्ट मैंने बनाई है आज के डे के लिए वही ब्रेकफास्ट होना चाहिए। ये बोल करके वो अब अपने जिम के लिए निकल गए थे। फाइनली फाइनली वो यहाँ से गए तो कम से कम पनिशमेंट तो फिर भी उसके लिए थोड़ा बहुत ठीक था। वो सारा पनिशमेंट झेल सकती थी, लेकिन ऐसा आदमी को अपने सामने कभी नहीं झेल सकती थी। हाँ, मर गई मैं। खैर, काम का क्या है, वो तो मैं कर ही लूँगी।